बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 का पहला अध्याय, जो आपकी समकालीन भारत की द्वितीय खंड से लिया गया है, संसाधन और विकास पर बात करेंगे। यह अध्याय भूगोल का प्रथम अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि संसाधन के बारे में आपने अपनी जो पहली कक्षाएं हैं, कक्षा 8 और 9 में, इसका बेसिक ज्ञान प्राप्त कर दिया था। इस अध्याय के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि संसाधन होते क्या हैं, इनका वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किस प्रकार किया गया है, और संसाधन विकास के विभिन्न जो आयाम होते हैं, उनमें संसाधनों को कितना नुकसान झेलना पड़ा है, और संसाधनों का हम संरक्षण किस प्रकार करेंगे। साथ ही आपके इस अध्याय में महत्वपूर्ण जो एक संसाधन की चर्चा की गई है, वह मृदा संसाधन की बात यहाँ पर आपके इस अध्याय में की गई है। तो उस मृदा संसाधन के बारे में भी विस्तृत अध्ययन भारत के संदर्भ में किया जाएगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। हमें पहले संसाधन का अर्थ जानना है। संसाधन के अर्थ को हम बेहतर तरीके से 3 आधारों पर जान सकते हैं। पहला, आवश्यकता की संतुष्टि। नंबर 2, तकनीकी उपलब्धता। और नंबर 3, सार्वजनिक स्वीकृति। इन 3 आधारों पर हम संसाधन का विस्तृत अर्थ जान पाएंगे। संसाधन को अगर सूक्ष्मता के साथ हम परिभाषित करें, तो संसाधन प्रकृति में मौजूद हर वह वस्तु और सेवाएं होती हैं जो हमारी यानी मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि करती हैं। लेकिन संसाधनों का यह एक संक्षिप्त अर्थ हुआ। यदि हम संसाधनों का विस्तृत अर्थ को जाने, तो उसमें संसाधन तब तक हमारे पास नहीं बन पाते जब तक कि हमें उस संसाधन को बनाने का कौशल एवं तकनीकी ज्ञान उपलब्ध नहीं होता। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, और इस मार्कर को जब ये मार्कर पहले तैयार नहीं हुआ तब बनकर, तब हमारे पास ऐसी तकनीकी या कौशल नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने स्याही को मार्कर के रूप में बदलने की कला सीखी और तकनीकी ज्ञान से इसे ढाला, तब हमारे लिए यह मार्कर आज लिखने का कार्य कर रहा है। और हमारी एक जो आवश्यकता है, मार्कर बोर्ड पर लिखने का कार्य, वह पूर्ण हो रहा है। इसके अलावा तीसरी जो इसकी विशेषता, यदि हम इसमें ऐड करें, यह संसाधन तब तक यह मार्कर नहीं बन सकता था जब तक कि इसे हम अपनाने के लिए राजी न हो। यह हमारे लिए तभी संसाधन बना जब इससे हमने स्वीकार किया और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए इसे इस्तेमाल किया। तो संसाधन को विस्तृत रूप से देखने पर हम यह अनुमान अवश्य लगा सकते हैं कि प्रकृति में मौजूद हर कोई तत्व हमारे लिए संसाधन उसी दशा में है जब हमें वह तत्व या वस्तु हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता रखता है, और उस तत्व को बनाने के लिए हमारे पास तकनीकी उपलब्धता मौजूद है, और समाज ने उस तत्व को, उस वस्तु को अपनाने में अपनी सहमति दे दी है। तो इस प्रकार संसाधन को हम बेहतर स्थिति में, बेहतर अर्थ में परिभाषित कर सकते हैं। अब हम संसाधन को अगले खंड में संसाधन का वर्गीकरण समझते हैं। संसाधनों का
वर्गीकरण। संसाधनों के वर्गीकरण से यह आशय है कि प्रकृति में मौजूद विभिन्न प्रकार के जो हमारे संसाधन हैं उनमें अनेक गुण धर्म के आधार पर समानता एवं विभिन्नता पाई जाती है और इन गुण धर्मों के आधार पर ही हम उन्हें अलग अलग वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि हम उन गुण धर्मों को अलग अलग मुख्य आधारों पर बांटें तो हमारे पास संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार से हो सकता है। पहला हमारा जो आधार है संसाधनों की वर्गीकरण का वह स्वामित्व, वह मुख्य रूप से प्राकृतिक और मानवीय संसाधन है। उदाहरण के लिए पेड़ पौधे, जीव जंतु, मृदा, जल इत्यादि। और यहां हम लिखेंगे मार्कर, कपड़े, जूते, किताबें इत्यादि। इन्हें मानवीय संसाधन लिखने से बेहतर मानव निर्मित संसाधन लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मार्कर, कपड़े, जूते, किताब इत्यादि का निर्माण मानव द्वारा किया गया है, अतः इन्हें मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। और प्राकृतिक संसाधन जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु और भूमि, मृदा, जल इत्यादि प्रकृति ने हमें स्वयं अपने कौशल से स्वयं उत्पन्न करके हमारे लिए प्रदान किए हैं, इसलिए इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। तो ये हमारा पहला आधार है जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि प्रकृति में कुछ ऐसे हमारे संसाधन हैं जो हमारी प्रकृति ने स्वयं निर्मित किए हैं और कुछ ऐसे हमारे संसाधन हैं जिनको कि मानव ने प्रकृति से कच्चा माल प्राप्त करके उन्हें बनाया है। जैसे ये मार्कर बोर्ड आप देख रहे हैं, तो मानव ने इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति से कच्चा पदार्थ लेकर इसे बनाया है। उसी प्रकार जो हमारे हाथ में ये मार्कर है, जो हमारे कपड़े बने हुए हैं, वो सारे हमने अपने बुद्धि एवं विवेक के माध्यम से उनको उपयोग करके विभिन्न प्रकार की वस्त्रों का, विभिन्न प्रकार की संसाधनों का निर्माण किया है। पहला आधार हमारा यह है। दूसरा आधार यदि हम देखें तो वह उत्पत्ति के आधार पर हम संसाधनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। उत्पत्ति का आधार इस बिंदु पर फोकस करता है कि जो हमारे पास विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं उनकी उत्पत्ति किसी सजीव वस्तु से हुई है या निर्जीव वस्तु से। तो इस आधार पर हम संसाधनों को दो भागों में बांटते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन से आशय सजीव वस्तुओं से निर्मित संसाधनों से है, जबकि अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं से निर्मित संसाधन है। यदि हम पेड़ पौधे विभिन्न प्रकार के जीव जिसमें हमारी आवश्यकता के लिए मछली है,
बकरियां हैं, भेड़ हैं इत्यादि। पेड़ पौधे और विभिन्न प्रकार की अन्य प्रकार की वनस्पतियां जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में इनका अहम योगदान है, उन सब में जीवन पाया जाता है। और इन्हीं वस्तुओं और विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक तत्वों को जो सजीव हैं, जैव संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा, हमारे पास विभिन्न ऐसे संसाधन हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, लेकिन वह भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने ये जैव संसाधन हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास मृदा एक ऐसा संसाधन है जिसे प्रकृति ने हमें दिया है, और मृदा के आधार पर ही हम विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा मृदा और यह प्रकृति की ही वह परत है जिसमें कि हम निवास कर पा रहे हैं। मृदा वह संसाधन है जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाकर, और इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक हमारा पर्यावरण, पेड़ पौधे, वनस्पति जगत हमारी जो उगती है, वह इस मृदा के बिना संभव नहीं है। लेकिन मृदा में स्वयं अपना जीवन नहीं पाया जाता, अतः यह एक निर्जीव वस्तु है, फिर भी हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं। प्यारे बच्चों, आपको बहुविकल्पीय एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर पूछने में जब प्रश्न पत्र बनेगा तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि पूछा जाएगा कि निम्न में से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किसी एक को जैव संसाधन की श्रेणी में रखा गया है, उसको आपने चूज करना है। तो यदि आप जैव और अजैव अन्य संसाधनों का वर्गीकरण समझ गए हों तो आप आसानी से उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा संसाधनों का वर्गीकरण समाप्यता के आधार पर किया गया है। इस समाप्यता के आधार पर वर्गीकरण इस आधार पर किया गया है कि हम प्रकृति में मौजूद जितने संसाधन हैं उनको जब हम उपयोग करते हैं, क्या वह हमारे उपयोग के बाद पुनः चक्रीय हो सकते हैं, पुनः हम उसका उपयोग कर सकते हैं, या हमें पुनः उपयोग करने में कठिनाई होती है। तो इस आधार पर हम 2 प्रकार के संसाधनों को देख पाते हैं। पहला, नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नवीकरणीय संसाधन प्रकृति में मौजूद ऐसे संसाधन जिनका कि हम अनेक बार उपयोग कर सकते हैं, चक्रीय रूप में हम उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण आपके सामने है, पवन पृथ्वी पर चलने वाली एक ऐसी ऊर्जा है, जब तक कि पृथ्वी का अस्तित्व है तब तक यह पवन ऊर्जा का भी अस्तित्व बना रहेगा, अर्थात यह हमें लगातार मिलने वाली एक ऊर्जा का स्रोत है। यदि इस पवन में मौजूद ऊर्जा को हम पंचक्की के माध्यम से पवन ऊर्जा में बदल देते हैं तो यह ऊर्जा हमारी विभिन्न प्रकार की काम कर सकती है। इससे हमें बिजली उत्पन्न हो सकती है, इससे हमें ताप उत्पन्न हो सकता है, और विभिन्न प्रकार की उद्योग, कारखानों में, घरों में पवन ऊर्जा से उत्पन्न जो हमारी बिजली है, जो ऊर्जा है, उसका उपयोग कर सकते हैं। न सिर्फ एक बार बल्कि अनेक बार हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा
सौर ऊर्जा से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है उसे हम लगातार प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार नवीकरणीय संसाधन हमारे ऐसे संसाधन जिनका कि हम लगातार उपयोग कर सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन कहलाते हैं जिनका कि हम उपयोग बहुत अधिक बार नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी संसाधन की जो भंडारण क्षमता है या जो इनकी भंडार है वह सीमित मात्रा में, और इनका यदि हमने अधिक उपयोग कर दिया तो एक दिन यह संसाधन इस पृथ्वी पर समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहे जाते हैं, क्योंकि इनका उपयोग बहुत बार या चक्रीय रूप में नहीं हो सकता। जैसे हमारे पास पृथ्वी पर कोयले का विशाल भंडार प्राप्त है, लेकिन इस कोयले का यदि हम क्षमता से अधिक दोहन करेंगे तो यह कोयला एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास पेट्रोलियम के अनेक ऐसे भंडार हैं जिनका कि उपयोग हम पहले से और लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन इनके निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है और बहुत वर्षों बाद यह पेट्रोलियम बनकर तैयार होता है। लेकिन हमारे उपयोग करने की जो क्षमता है, जो हमारी गति है, वह अधिक हो रही है, इसलिए यह संसाधन लगातार समाप्त होते जा रहे हैं। इनका पुनः हम उपयोग नहीं कर सकते, तो ऐसे संसाधन हमारे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। समाप्यता के आधार के बाद हम अगले आधार की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो आधार है वर्गीकरण का, वह आधार हमारा स्वामित्व का आधार है। वह आधार हमारा स्वामित्व यानी अधिकार के आधार पर, स्वामित्व या अधिकार के आधार पर संसाधन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे प्रकृति में अनेक ऐसे पदार्थ हैं, अनेक ऐसे तत्व हैं जिन पर या तो किसी एक व्यक्ति का अधिकार है, जिन पर या तो किसी समुदाय विशेष का अधिकार है, या तो किसी देश विशेष का अधिकार, या किसी विश्व के सभी देशों के अधिकार श्रेणी में आते हों। इसी आधार पर हमने संसाधनों को 4 भागों में विभाजित किया है। इसमें पहला हमारा निजी संसाधन होता है। यह निजी संसाधन वह संसाधन है, जैसे यदि मेरे पास मैंने अपने धन और अपने व्यय पर यह मार्कर बोर्ड खरीदा है, तो इस मार्कर बोर्ड पर मेरा प्रत्यक्ष अधिकार है। इसे निजी अधिकार भी कहा जा सकता है। या जो आपके पेरेंट्स ने आपको कॉपी किताबें उपलब्ध कराई हैं, जो आपके पेरेंट्स के नाम का जो घर है, जो आपके पास और आपके पेरेंट्स के पास जो गाड़ी, बाईसाइकिल और विभिन्न प्रकार के जो आप खिलौने खेलते हैं, वो जो आपके पास वस्तुएं मौजूद हैं, उन पर आपका ही अधिकार है। और आपके इस अधिकार को हम निजी अधिकार कहेंगे। अतः निजी अधिकार के तहत जिन भी वस्तुओं का उपयोग आप कर रहे हैं, वह आपके लिए निजी संसाधन कहलाते हैं। दूसरा, सार्वजनिक संसाधन। सार्वजनिक संसाधन होते हैं, ये संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिन पर किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज का, संपूर्ण लोगों का अधिकार होता है। जैसे सरकार द्वारा सड़क
बनाई गई, उस सड़क का उपयोग करने के लिए किसी एक व्यक्ति से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इस सड़क पर हर कोई वह व्यक्ति अपना अपना कार्य कर सकता है, अपना उद्देश्य पूर्ण कर सकता है जो सड़क सरकार द्वारा बनाई गई है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आपके गांव में सार्वजनिक पंचायत भवन बने हुए हैं, सार्वजनिक आपके पार्क बने हुए हैं, जो आपकी गांव को जोड़ने वाली सड़कें हैं, गांव को जोड़ने वाले जो रास्ते हैं, और गांव में जो सार्वजनिक पेयजल स्थल होते हैं, उन पर किसी एक परिवार का, एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। तो ऐसे संसाधन हमारे सार्वजनिक संसाधन कहलाते हैं। तीसरा, स्वामित्व के आधार पर राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन जिन पर कि किसी एक देश का अधिकार होता है, एक राष्ट्र का अधिकार होता है। जैसे भारत के मानचित्र को हम अगर देखें, भारत के मानचित्र के अंदर जितना हमारा भूभाग है, इस भूभाग में मिलने वाले सारे संसाधन, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में यहाँ पर हमारा विभिन्न नदियां बहती हैं, तो ये जो नदियों में जल हमारा है, बह रहा है, यह हमारा एक संसाधन है और इस पर भारतीय राष्ट्र का अधिकार है। इसे राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में रखेंगे। या यहाँ मिलने वाले विभिन्न प्रकार के जो जंगल हैं, उन जंगलों पर भारत की राष्ट्र का अधिकार है, अतः यह एक राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। और इसी के बाद हमारा लास्ट संसाधन का जो वर्गीकरण है वह है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। प्यारे बच्चों, पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं और 7 महाद्वीप में प्रत्येक जगह कोई ना कोई देश बसा हुआ है, और इन 7 महाद्वीपों में सिर्फ अंटार्कटिका महाद्वीप और आर्कटिक महाद्वीप में जो क्षेत्र शामिल हैं, उनमें कम आबादी या आबादी रहित क्षेत्र पाए जाते हैं। लेकिन उनमें भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर किसी देश का अपना अधिकार शामिल किया गया है। इसके अलावा महासागरों के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर किसी देश का, किसी एक देश का अधिकार नहीं है, बल्कि वह क्षेत्र पूरे विश्व के अधिकार में आते हैं। यह क्षेत्र जहां पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है, वहां पूरे विश्व का अधिकार है, अर्थात यह एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है। और इस अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मिलने वाले जितने भी संसाधन होंगे, उन पर पूरे विश्व के लोगों का, पूरे विश्व के देशों का अधिकार होगा। कोई भी देश उसका एक तरफा दोहन नहीं कर सकता। तो इस प्रकार हमने संसाधनों का विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण कर दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने संसाधनों का यह वर्गीकरण बेहतर तरीके से समझ लिया होगा, और इसे आप आसानी से, यदि आपके प्रश्न पत्र में यह प्रश्न आता है तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी अध्याय के अगले टॉपिक के साथ, और आपका जो स्नेह और प्रेम लगातार मेरे इस YouTube चैनल को मिल रहा है, इसी प्रकार आप इस चैनल को आगे बढ़ाते रहिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं, और आप इस चैनल के विभिन्न वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने सहपाठियों को आप जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।